बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान आप किसान भाई बहनों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होती है विशेषज्ञों के साथ। और साथ ही हमारा मकसद होता है कि ये 1 घंटा ये मंच आपके लिए हो, आपकी समस्याओं को सुने और उनका लाइव समाधान हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुँचाएँ। तो आज किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही लेंगे आपके सवाल, नजर डालते हैं हेलो किसान के आज के विषय पर। आज का हमारा जो पहला विषय है वो किसान उत्पादक संगठन है, यानी एफपीओ। किसान उत्पादक संगठन से कैसे किसान लाभ ले सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे किसान उत्पादक संगठन किसानों के जीवन में तरक्की ला रहा है, और साथ ही मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, यानी किस तरीके से मोटे अनाज की प्रोसेसिंग हो सकती है, उससे और बेहतर उत्पाद बनाए जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं मोटे अनाज के, जो कि आप काफ़ी सरलता से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमारी पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। मोटे अनाज यानी मिलेट्स की बात करें, श्री अन्न जिसे हम कहें, सुपर फूड कहें, कई तरह के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, इसमें ये तमाम अनाज आते हैं जिन्हें हम आज बताएंगे कैसे प्रोसेस करें, इनका प्रसंस्करण करने का तरीका क्या है, मूल्य संवर्धन इससे कैसे होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट इससे आप बना सकते हैं किसानों के लिए, और नए जो उद्यमी हैं या फिर स्टार्टअप से जुड़े हुए जो युवा हैं उनके लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि कैसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे किसान जानते हैं कि हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर है, 1800-113060, दूसरा नंबर भी देख लीजिए 1800-113061। टोल फ्री यानी आपका इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो बस फ़ोन उठाएं और हमें कॉल लगाएं, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इससे भी सरल तरीका एक और आपको बता देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 8800520717। और व्हाट्सएप के साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल पता है। तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, या फिर आप हमें सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी चाहे आप कॉल करें तब भी इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा बात कम शब्दों में कहने का प्रयास करें। अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर उसमें मेंशन करें, और इस तरीके से व्हाट्सएप में भी और ईमेल में भी कॉल करते हुए कुछ सावधानी और भी बरतें कि नेटवर्क क्षेत्र में रहें। जब कॉल करें तो टेलीविज़न की जो वॉल्यूम है वो घटा दें ताकि आपके सवाल को हम स्पष्ट रूप से सुन सकें। आज के 2 मेहमान जो हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे, जिनसे हम आपके सवालों के जवाब लेंगे और विषय पर और विस्तृत चर्चा करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसके जी है, एसके सिंह सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर एसके सिंह उप कृषि विपणन सलाहकार हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में। आपसे हम किसान उत्पादक संगठन के बारे में जानेंगे, कैसे इसकी संरचना होती है, क्या इसके लाभ है, किस तरीके से छोटे और मझोले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, डॉक्टर चमनदीप कौर हैं। मैम, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर, राजस्थान से। और आपसे हम आज का जो दूसरा विषय है यानी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, उस पर हम बात करेंगे। स्वागत है मैम आपका भी। दोनों विषय के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है और अब आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और अपने सवालों के साथ आप तैयार रहें, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया, तीनों ही नंबर, ईमेल एड्रेस और दोनों नंबर जो हैं हम टेलीविजन स्क्रीन पर साथ ही साथ आपके लिए फ्लैश भी करते रहेंगे अगर आप किसी वजह से शुरुआत में नोट नहीं कर पाएँ। सर, सबसे पहले किसान उत्पादक संगठन पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये किसानों के लिए आज के दौर में किसी वरदान से कम नहीं
नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में जोत छोटी होती जा रही है। इसी के साथ ही साथ किसानों के चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन जो छोटे और मझोले किसान हैं खास तौर पर, उनके लिए किस तरह से ये वरदान साबित हो रहा है? जैसा आपने बताया कि देश में 86% से अधिक जो है छोटे और मझोले किसान हैं। उनको कृषि उत्पादन से संबंधित बीज खरीदने में, खाद खरीदने में और मशीनरी वगैरह का, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, हैरो वगैरह का है, व्यक्तिगत तौर खरीदने में बहुत दिक्कत होती है। वो नहीं खरीद सकते हैं आर्थिक तौर पर। तो अगर वो कृषकों का समूह बना लेते हैं, क्योंकि यह जो है संघीय शक्ति के सिद्धांत पर बना है, सहकारिता के सिद्धांत पर बना है, तो इन सब चीजों को वो थोक में खरीद सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं और कम दाम पे खरीद सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर अपनी फसल को किसान भाई, छोटे छोटे किसान कटाई कर लेते हैं, तो उनको छोटे छोटे उत्पादों को कहाँ बेचें, किसको बेचें? उनको ना ही विक्रेता ठीक से मिलता है और ना ही वो उनके साथ अच्छे से बार्गेन कर पाते हैं। तो अगर वो इन उपज को इकट्ठा करके एफपीओ के रूप में बेचते हैं, तो अपनी उपज को अच्छे मूल्य में भी बेच सकते हैं। इसे इतना ही नहीं, अब जहाँ तक खाद्य प्रसंस्करण की बात आती है, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह वगैरह की बात होती है, छोटा छोटा किसान छोटे छोटे उत्पाद को नहीं कर सकता है। इसको क्या है, बड़े लोग जो व्यापारी लोग करते हैं उसको लाभ ले लेते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा कि किसान को केवल उत्पादक ही नहीं, उसको उद्यमी बना दिया जाए एक एफपीओ के माध्यम से। बिल्कुल। और देखिए, किसान के साथ समस्या भी यही थी कि उसे खेती करनी आती है, फसल उगानी आती है और बखूबी ये कार्य कर भी रहा है, लेकिन जब बात आती है व्यापार की, वो अपने आप को किसान ही मान के चल रहा है, लेकिन आप ये एक तरह का बिजनेस है। अगर हम बात करें उस तरह की पढ़ाई की जहां हम पढ़ते हैं कि दरअसल कृषि क्या है, तो ये भी एक तरह का बिजनेस है जो किसान हमारे पैदा करते हैं। लेकिन जब बेचने की बात आती है तो उसके पास उस तरह की बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, उस तरह का मार्केट लिंकेज नहीं होता है। एफपीओ जो एक कंपनी की तरह काम करती है के प्रिंसिपल पर है, और यहाँ पर एक साथ सहकार्य, मतलब एक साथ कार्य करने की जो सोच है उस पर आगे बढ़ा जाता है और हर एक किसान को इससे लाभ होता है। और विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है, कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। इसे वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। एफपीओ सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि किसानों के फायदे के लिए बनी एक सामूहिक संस्था है। किसान चाहें तो समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर एफपीओ तैयार कर सकते हैं। खेती करने वाले किसान, व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में समान विचार रखने वाले किसान और एक या एक से अधिक गांवों के किसान मिलकर इस तरह के समूह को खुद तैयार कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए एफपीओ का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। फायदों की बात करें तो एफपीओ के बहुत से फायदे हैं, जैसे खेती को टिकाऊ बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने, खेती पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में एफपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जाना आपने कि एफपीओ के ढेरों लाभ हैं। किसान जो एक किसान भी है, वो किसान इस कंपनी से जुड़ता है,
किसानों के द्वारा है, किसानों के लिए है और किसान ही इसमें काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन जो आज का हमारा दूसरा विषय है उस पर अब चर्चा कर लेते हैं और हमारे साथ चमनदीप जी हैं। मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। खाद्य प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज, फ्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण किस प्रकार किया जाए। खाद्य प्रसंस्करण के बारे में हम सुनते हैं, ज़्यादातर हम सुनते हैं फलों का, सब्जियों से जुड़े हुए, लेकिन अब हम मोटे अनाज के संदर्भ में बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण है और इसे और पॉपुलर करने के लिए, मतलब और लोग मिलेट्स को इस्तेमाल करें, ये सरल हो इस्तेमाल करना, इसमें खाद्य प्रसंस्करण की क्या भूमिका है? देखिए, मिलेट्स का हम एक तरह से योगदान देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंस है मिलेट्स की। ये न्यूट्रिशन बेस्ड भी बहुत ज़्यादा रिच हैं। हम अगर इनको कंपेयर करेंगे बाकी जितने भी अन्न हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में जी, और साथ साथ इनका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही इजी वे में है और कमर्शियली भी बहुत, वो मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत कम पैसों में आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। और जैसे ये हमारे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के कोलाड से ये PMFME स्कीम चलती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देता है उसके लिए। उसके अंदर तो हम मिलेट्स की जैसे हम बात करें, जैसे बाजरा, रागी है, ज्वार है, इन सब से बनने वाले बिस्किट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर लोन भी दिया जाता है। FPOs में भी दिया जाता है, SHGs में भी दिया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल भी, अगर कोई रूरल विमेन है या किसान है, वो भी अगर कोई अपनी यूनिट डालना चाहते हैं तो उनको भी बहुत अच्छे उसमें 35% पर इनको ब्याज दर पे लोन दिया जाता है। उसके अंदर और भी काफ़ी सब्सिडीज़ हैं और भी काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिससे कि पॉपुलराइज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा श्री अन्न को लेकर के, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक न्यूट्रिशन बेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि इसकी यूनिट सेटअप करने के लिए, शुरुआत करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद की जा रही है, अनुदान दिए जा रहे हैं, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है। और अगर हम श्री अन्न की बात करते हैं तो इनका प्रसंस्करण काफ़ी आसान होता है, मतलब उसकी यूनिट सेटअप करने में भी उतना खर्चा नहीं है, जैसा कि हमें चमनदीप जी बता रही हैं। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से। देश में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों और इनसे बनने वाले खाद्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार भी मोटे अनाजों की खेती, इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। बता दें कि मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फेलियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करने के बाद बाजार मांग के हिसाब से व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कितनी तरह की चीज़ें इससे बन सकती हैं, नूडल्स, पास्ता, मफिन्स और न जाने क्या क्या। यानी आप बस सोचिए कि क्या ये हमें मोटे अनाज मिलेट्स में उपलब्ध है क्या, और वो उपलब्ध होगा। और इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कई सारे अवसर हैं जिसका इस्तेमाल हमारे युवा, हमारे किसान कर सकते हैं, और इसीलिए इस विषय के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं।
एक हमारे दर्शक है अंकुर सहाय, जिन्होंने आजमगढ़ से हमें ये व्हाट्सएप किया है सवाल, तो इनका हम सवाल ले लेते हैं सर। और ये एफपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि एफपीओ का गठन किस प्रकार किया जाता है, और इसके अलावा अगर इनके गांव से कोई इससे जुड़ना चाहता है तो वो किस प्रकार हो। इनके गांव के किसान जो हैं वो इससे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें। आजमगढ़ से है ये अंकुर सहाय। अच्छा अंकुर जी, जो भारत सरकार की योजना चल रही है इसमें 10,000 एफपीओ पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में 7,000 विकास खंड हैं, ब्लॉक हैं, और हर ब्लॉक में एक एफपीओ का गठन किया ही जा रहा है। तो आपको मेरी सुझाव ये होगा कि आप वहाँ पर नाबार्ड के डीडीएम होंगे उनसे, या फिर आपका सरल रास्ता ये है कि एसएफएससी के वेबसाइट पे जाकर के एनपीएमए के एक लिस्ट लगी है सारे हर ब्लॉक में कि कौन से एफपीओ कहाँ पर बन रहे हैं, और हर एफपीओ जो बन रहे हैं उसको सीबीबीओ, ये कुछ नहीं है, एक एजेंसी है भारत सरकार ने पैनल करके लगाया है, यही सबको बना रहे हैं। तो आप इनसे संपर्क करके आपके यहाँ जो एफपीओ बना हो उसमें आप और आपके अन्य भाईगण, अन्य किसानगण सदस्य बन जाएं, क्योंकि जो टारगेट है वो लगभग प्राप्ति हो गई है। तो नया एफपीओ बनाने जैसा कुछ नहीं है। पुराने जो एफपीओ बन रहे हैं या बनने की स्थिति में हैं या उनका पंजीकरण किया जा रहा है उसमें जाकर जुड़ जाएं, क्योंकि जुड़ने के बाद आपको वही लाभ सारे मिलेंगे जो कि अन्य किसानों को जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मिलते हैं। जी सर, यहाँ पर मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे दर्शक अंकुर सहाय जानना चाहते थे कि अगर उन्हें एफपीओ बनाना है, उनके गाँव के किसानों को जोड़ना है तो क्या करें, और आपने कहा कि जो पहले से बने हुए हैं एफपीओ उन्हीं में वो उससे जुड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा साफ कर दें कि कई बार किसानों के मन में होता है कि हम एक एफपीओ बनाए, एफपीओ बना करके वो सोचते हैं कि शायद वो उनकी एक एंटिटी अलग से हो जाएगी। तो ये वाकई में इसके पीछे सच्चाई कितनी है? अगर ये एफपीओ बनाना ही चाहते हैं तो राज्य सरकारों की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी एफपीओ बनाने की योजना है। तो आप उस योजना के तहत जाकर के, और जो न्यूनतम किसान है, जो भारत सरकार की योजना है तो उसमें तो न्यूनतम 300 किसान होने पर ही लाभ मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार की भी योजना चलाई जा रही है। तो आप राज्य सरकार के विभाग से, कृषि विभाग से वहां जाकर संपर्क करें, और जो किसान इच्छुक हो एफपीओ बनाने के लिए उसमें साथ जुड़ के एफपीओ का गठन करें। एक कॉलर हमारे साथ, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल बताएं। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद बाराबंकी से मैं जानना ये चाहता हूँ कि कोई किसान संगठन में शामिल होना चाहता है, किसान तो है भूमिहीन है, उसके पास जमीन है, तो ऐसे किसानों के लिए कौन सी व्यवस्थाएं हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है नंद स्वरूप जी। सर जैसे बता रहे हैं कि अब जो भूमिहीन किसान हैं, जो दूसरे की जमीनों पर काम करते हैं या फिर पट्टे पे लेकर के करते हैं, क्या वो भी एफपीओ से जुड़ सकते हैं? आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है हाँ। आपके पास जोत होना, किसान होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके नाम पे जमीन हो। आप खेती करते हो, बटाई में हो, आप उसको लैंड को किसी का शेयर में लिए हो, आप किसी भी प्रकार से खेती किसानी का कार्य करते हैं, आप इसके सदस्य हो सकते हैं। जी, और अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। और एक हमारे पास और व्हाट्सएप सवाल आया है, आइए इस सवाल को ले लेते हैं और जानते हैं कि हमारे दर्शक बहुत सारे जो हैं वो हमें ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भेजते हैं। और फ़िलहाल कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, उन पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन आज हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। चमनदीप जी हैं। मैम, जो हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण की और ख़ास तौर पर जो मिलेट्स की, तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि इसका प्रसंस्करण बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल, मतलब जो मिलेट से बनी हुई चीज़ें हैं, आटा है या फिर अन्य चीज़ें हैं, उससे उतने आसानी से आप रोज़मर्रा इस्तेमाल के तौर पर अगर हम बात करें तो उतना आसान नहीं होता है। तो अगर हम बारी बारी से बात करें, जो चलिए सर पहले हम बाजरे से शुरुआत करते हैं, इसका प्रसंस्करण किस प्रकार किया जा सकता है और क्या एक ही यूनिट में इन सभी मिलेट्स का प्रसंस्करण हो सकता है?
जी बिल्कुल मैम, कि जो एक ही यूनिट है उन सबका प्रसंस्करण हो सकता है इसी में। इवन बाजरा है, रागी है, कुट्टू है, आप ज्वार है, उनका भी आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप आटे से भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इवन अब कभी कुछ मैदे का भी अगर ऑर्डर आ जाता है तो आप उसका भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमको सिर्फ एक तरीके से जो आटा है उसी को ही हमको चेंज करना है। भले हम केक बनाएं, बिस्किट बनाएं, मफिन्स बनाएं या XYZ कोई भी बेकरी प्रोडक्ट या कुछ भी हम मठरियाँ बनाते हैं, बाकी उसमें सारा सामान वही बनता है। इस वजह से देखिए, सबसे पहले भ्रांति तो ये मानी जाती है कि जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है। जी जी बिल्कुल। बट हाँ बिल्कुल, और रियलिटी ये है कि जब हमको वो चीज़ आ जाती है बनाने तो वही आसान लगती है। हाँ बिल्कुल, एकदम इजी स्टेप्स होते हैं इसके। बस ये है कि अवेयरनेस की कमी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जैसे KVKs हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स का, इसमें मेन एम्फेसिस किया है। जैसे मैं भी PMFME स्कीम के अंदर मास्टर ट्रेनर हूँ। जब इसकी ट्रेनिंग्स आती हैं प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड तो मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। उसमें मेरे को पूरा बताना होता है इनको XYZ चीज़ें। तो वो इसी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए है कि एक तो मतलब कि हमको जिस चीज़ जो अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है बनाना तो उस चीज़ को हम अच्छे से बना सके। बस ये कि हम एक बार उसके लिए ईगर हो जाएं कि हमको ये चीज़ करनी है, तो गवर्नमेंट है और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो पूरी प्रॉपर फैसिलिटी देते हैं सीखने के लिए। जी और बिल्कुल। जी बिल्कुल मैम, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने यहाँ पर, और मुझे लगता है कि इससे हमारे किसान काफ़ी प्रोत्साहित होंगे, या फिर वो युवा जो कि कृषि की पढ़ाई करके निकले हैं या फिर कुछ और पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि वो कृषि के क्षेत्र में ही रोजगार पाएं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आगे मैं आपसे समझूंगी कि सरकार की जिन योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में आप बता रही थी, उनकी और बारीकियों को हम समझेंगे, कितना अनुदान है, किस प्रकार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हेलो किसान के साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय हम आपको एक बार फिर से बता दें। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की। इसके साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि मोटे अनाज मिलेट्स का प्रसंस्करण किस प्रकार हो सकता है, कैसे आप इसके इकाई स्थापित कर सकते हैं और किस तरह के लाभ मिलेट्स के प्रसंस्करण को और से आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही ईमेल के माध्यम से भी आप सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।
इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने हमें कानपुर से कॉल किया है। चंद्र प्रकाश जी हैं फोन लाइन पर। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। जी मैम नमस्कार। मैम हमारी जानकारी ये कि बाजरा और रागी को कहाँ प्राप्त होगा? चंद्र प्रकाश बताइए। आपका सवाल ठीक से समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से, फिर से बताइए क्या कह रहे हैं आप। जी बाजरा और रागी के प्रशिक्षण हमें कैसे प्राप्त होगा? बाजरा, ठीक है, बाजरा और रागी के प्रसंग। अच्छा, और रागी आप उत्तर प्रदेश से कानपुर से हैं। मैम हमारे दर्शक हैं चंद्र प्रकाश जी और कानपुर से संबंध रखते हैं और ये बाजरा और रागी के प्रसंस्करण के बारे में विशेष तौर पर जानना चाहते हैं। देखिए, जो बाजरा और जो रागी है ये न्यूट्रिशन बेस्ड सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव ये माना जाता है अनाज जितने भी हैं, भले वो अनाज है या कोई भी अन्न है। इनमें फाइबर भी बहुत अच्छा होता है और इनमें फाइबरस क्वांटिटी के साथ साथ जब हम इनको खाते हैं तो हमारा वेट लॉस बहुत अच्छी मात्रा में होगा। मतलब अगर हम रिप्लेस कर देते हैं डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन अगर हम डाइट प्लान करना चाहते हैं थोड़ा सा खुद को, तो न्यूट्रिशन वाइज भी अच्छा। और हम बीट की रोटी की जगह बाजरा और रागी की अगर हम रोटी खाते हैं तो हम 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस मानेंगे। उसके बाद में आप इससे केक बना सकते हैं, मफिन्स बना सकते हैं, बिस्किट्स बना सकते हैं। बेकरी के अगर हम किसी पर्टिकुलर उसमें जाते हैं, मठरियाँ बना सकते हैं जो कि आपको न्यूट्रिशन वाइज भी अच्छा होगा। और अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली भी ये बहुत अच्छा, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम गेहूं से बने हुए या मैदे से बने हुए लेते हैं कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी डबल प्रॉफिट होने की इसमें आपको रहता है, क्योंकि ये आजकल न्यूट्रिशन काफी अच्छा होता है इन सब चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और देखिए, पोषण सुरक्षा की जब बात करते हैं तो जी बिल्कुल बहुत तरह की चीज़ों का जिक्र करते हैं। हम बात करते हैं दालों की, फल की, सब्जियों की, दूध की, मांस की, अंडे की, लेकिन हम मिलेट्स का अभी तक जिक्र नहीं करते थे। तो ये एक अच्छा प्रयास है सरकार की तरफ से भी और इस पूरे वर्ष को हम मिलेट ईयर के तौर पर मना रहे हैं। एक और सवाल मैम मिलेट से ही जुड़ा हुआ है। ये हमारे दर्शक हैं हिसार से, हरियाणा से, इन्होंने हमें सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि मोटे अनाज से अगर वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं तो इसकी ट्रेनिंग वो कहाँ से ले। हिसार से हैं दर्शक हमारे। जी देखिए, हिसार से तो देखिए आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में पाया जाता है भारत के मोरोवर, तो वहाँ पे एक होम साइंटिस्ट होती है, वो आजकल इन सब चीज़ों पर प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग इनको बहुत अच्छे से अवेलेबल करवा सकती हैं। ये मैंडेटरी होता है हमारे लिए, तो आजकल तो काफ़ी अच्छा इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग्स का चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है 4 डेज 7 डेज, जितना भी वो अपना सिलेबस वो करना चाहेंगी और आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र में ICR इंस्टीट्यूट के अंडर में आप ले सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर हैं जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ, तो आइए बात करते हैं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से उन्होंने हमें कॉल किया है। जी पांडे साहब, स्वागत है हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है। सवाल ये है कि जैसे FPO में रजिस्ट्रेशन कराना है और 4 भाई, मतलब एक ही पिता के 4 बच्चे होंगे। क्या एक बार फिर से बताएं, रजिस्ट्रेशन कराना है तो FPO में अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो और एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, मतलब एक पिता के 4 बच्चे हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं। ये मेरे ख्याल से ये आप जानना चाहते हैं कि FPO का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कराया जाए। नहीं प्रकार तो ठीक है, मतलब क्या हम रजिस्ट्रेशन कराने में जैसे 4 बच्चे हैं उनके तो 4 का रजिस्ट्रेशन जा सकता है क्या? इनका कहना है कि एक जमीन है और 4 हिस्सेदार हैं और FPO का यही सवाल है कि एक जमीन के 4 हिस्सेदार हैं और आप FPO बनाना चाहते हैं तो क्या वो चारों का नाम FPO में आएगा या फिर जो मेरे ख्याल से क्या यही सवाल है इनका। हाँ मतलब रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ठीक है, देखिए आप FPO में एक सदस्य बनेंगे और चारों के नाम जमीन है तो 4 सदस्य उसी FPO के बन जाएंगे। अब जहाँ तक रजिस्ट्रेशन कराने की बात है तो रजिस्ट्रेशन की जो न्यूनतम संख्या 10 होती है, उसके साथ आप जो है कंपनीज एक्ट 2013 में जाकर के पंजीकरण करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पंजीकरण कराने से ही कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है जब तक कि उसकी न्यूनतम संख्या 300 ना हो जाए। उत्तर भारत में ये मतलब मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके अन्य भागों में न्यूनतम संख्या
300 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये पंजीकरण या तो कंपनीज एक्ट 2013 में हो या राज्य सरकारों की जो समितियों का एक्ट है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे लगता है ना यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को भ्रम हो रहा है एफपीओ को लेकर। जैसे कह रहे हैं कि हमारी एक ज़मीन है, हम 4 हिस्सेदार हैं, तो हम एफपीओ अगर खोलना चाहते हैं तो इनको लग रहा है कि शायद हम कोई कंपनी खोलेंगे, अगर हमारे पास ज़मीन है तो हम उसके कंपनी के मालिक हो जाएंगे। शायद इस तरह की एक इनके सवाल से ऐसा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि एफपीओ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो ही, आप उस ज़मीन के मालिक हों। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसा आपने बताया, ये ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ज़मीन ही हो, आप खेती करते हो, उस परिभाषा के अनुसार आप किसान हो जाते हैं। जब किसान हो जाते हैं तो आपको क्या करना है कि इसको जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो और वो आपकी निजी कंपनी नहीं है, ये भी बता दें। हाँ, आप उसके ओनर नहीं हैं। हाँ। आप ध्यान दीजिएगा, उसके जो मालिक होंगे, जो 300 सदस्य होंगे या 400 सदस्य होंगे या 500 सदस्य होंगे, सारे ही सदस्य उस कंपनी के मालिक होंगे, शेयर होल्डर होंगे, उनका शेयर होता है, उस अनुसार उनका मालिकाना हक है। अब एक चीज और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, ये सहकारिता के सिद्धांत पर बना है। मतलब इसकी सहकारिता का सिस्टम है और चलाने का ढंग कंपनी का है, डायनेमिज्म। तो आपको क्या करना होगा कि आप उसको चलाने के लिए कुछ लोगों को इलेक्ट कर लेंगे या अपॉइंट कर लेंगे, नियुक्त कर लेंगे। जैसे डायरेक्टर होंगे उसके, और क्या नाम की सीईओ होंगे उसके। इस तरीके से आप कंपनी का एक मैनेजमेंट का ढांचा खड़ा कर दें, वो ढांचा उसको चलाएगा। और लेकिन इसके का मालिकाना हक जितने शेयर होल्डर होंगे, जितने किसान सदस्य होंगे, उन सभी का होगा और लाभ हानि सबका होगा। वो ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस पर और हम थोड़ी और बारीकी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं हमारे जिन्होंने हमें ये व्हाट्सएप किया है। शंकर लाल गहलोत जी हैं जिन्होंने सवाल भेजा है और मध्य प्रदेश से हैं ये, और ये जानना चाहते हैं कि ज्वार से चॉकलेट कैसे बनाए। तो मैम चमनदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये ज्वार से चॉकलेट बनाने के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहले तो मेरे लिए भी नई जानकारी है कि ज्वार से चॉकलेट बनती है, और अगर बनती है तो कैसे? देखिए, ज्वार से, हाँ बिल्कुल, ज्वार से चॉकलेट बन जाती है। उसके अंदर जैसे ज्वार का आटा हम यूज करेंगे एज अ प्ले, उसमें कोकोआ पाउडर भी लगेगा। जो आपका ब्लैक कंपाउंड है वो भी उसके ऊपर जो कोटिंग है उसके लिए काम में आएगा। फिर उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस है। फिर उसके अंदर हम जो शुगर डालेंगे, वो जो बारीक पिसी हुई जो बूरा जिसको हम बोलते हैं, बूरा हम डालेंगे। चीनी को मिक्सी में पीस के वैसे बारीक नहीं डालेंगे, वरना वो भर के बाहर आ जाएगी चॉकलेट्स के। इस वजह से उसका प्रयोग करके, और जो बैटर बनता है उसको थोड़ा टाइट बैटर बना करके आटे जैसा, मतलब पूरा यूं गूंथ लेंगे। जो मैंने बताया है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, जो बूरा है, जो थोड़ा बहुत हम उसमें घी का या रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करेंगे साथ में। फिर ये सब एक डो बनने के बाद में जब ये अच्छे से बन जाएगा, उसके हम फ्लेवर देने के लिए हम उसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। वो सब करने के बाद में, और फिर हम उसको एक जैसे एक पर्टिकुलर जो हमें जो भी उसकी शेप देनी है वो दे ली। फिर जो ब्लैक कंपाउंड होता है आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, बाकी ये बेकरी शॉप्स पे भी मिलता है, तो उससे फिर उसको मेल्ट करके उसके अंदर पूरा उसको डुबो दिया जाएगा। फिर उसको फ्रीज होने के लिए रख दिया जाएगा। लगभग 20 मिनट में ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। आपका टाइम भी नहीं लगेगा और कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं आएगी। जी बिल्कुल, तो बहुत पूरी आपने रेसिपी बता दी, और हमारे दर्शक देखिए किसान इतने अवेयर हैं कि उन्हें पता है कि इस तरह की चॉकलेट भी बनाई जा सकती है। और जो इंग्रेडिएंट्स आपने बताए हैं, वाकई में लगता है कि पूरा ये पावर बार है और जो न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक और वक्त हो गया है। आप किसान भाई बहनों तैयार रहे अपने सवालों के साथ। ज़रूर हम ब्रेक के बाद आएंगे और आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी।
मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन और साथ ही मिलेट्स के प्रसंस्करण पर। अगर आपके कोई भी सवाल हैं दोनों विषय से जुड़े हुए तो आप हमें अपने सवाल कॉल के माध्यम से बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तीनों जो तरीक़े हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी आपको फ्लैश में दे रहे हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। और इस बीच एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है। ये हमारे दर्शक हैं अजय, जिन्होंने बिहार से सवाल भेजा है और ये कहते हैं कि ये किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का मेंबर बनना चाहते हैं, क्या करें सर? किसान भाई, मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगा कि आप जिस ब्लॉक के भी रहने वाले हों, जिस विकास खंड के रहने वाले हों, तो आप वहाँ जिले में जाकर नाबार्ड के डीडीएम होंगे, आप उनसे पता कर लीजिए कि उस ब्लॉक में कौन सा एफपीओ है, तो वो ये भी बता देंगे कि उसका प्रमोट करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला कौन सी एजेंसी है, जिसे हम सीबीबीओ कहते हैं। फिर आप उनसे संपर्क करके उसमें अगर आप ध्यान रखिएगा, जोड़ने का मतलब यह है कि वो एफपीओ अगर किसी उत्पाद विशेष के लिए होगा तो अगर आप वो उस उत्पाद विशेष उगाते हैं, उसमें आप विपणन का कार्य करते हैं, तो आप उस पर जुड़ जाएं और जुड़ के वो समस्त लाभ आपको मिलेंगे। मतलब जैसे अन्य किसानों अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में समझने का प्रयास करूं तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये आलू उगाते हैं और एक एफपीओ इनके क्षेत्र में चल रहा है जो आलू को खरीदता है, प्रसंस्करण करता है और उससे बाजार में बेचता है। लेकिन अगर आलू की बजाय आप कोई और फसल ले रहे हैं तो शायद उस एफपीओ से नहीं जुड़ कोई फायदा नहीं होगा जोड़ने से। अगर वो आपका उस उत्पाद से संबंधित वो क्लस्टर नहीं है, उसका वो उत्पाद नहीं है, तो जोड़ने से फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर नया एफपीओ तो बनाया जा सकता है सर, उसके लिए अगर प्रयास कर सकते हैं। नया के लिए आप राज्य सरकार के किसी स्कीम में जाएं या थोड़ा इंतजार करें, कोई और स्कीम आ जाए। इसमें तो ठीक है। अब चलते हैं चमनदीप जी के पास। मैम, जैसे कि आपने बताया था कि जो मिलेट से जुड़े हुए प्रसंस्करण यूनिट्स हैं उनको सरकार काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई युवा है, कोई किसान है जो कि मिलेट्स का उत्पादन भी करता है या फिर उसके गांव में, उसके क्षेत्र में मिलेट्स काफ़ी पैदा होता है और वो एक ऐसी प्रसंस्करण यूनिट स्टैब्लिश करना चाहता है, तो कहाँ से वो शुरुआत करें? देखिए ये जो भारत सरकार के अंडर आती है पीएमएफएमई स्कीम, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, ऑल ओवर इंडिया इसका इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अंदर 35% के हिसाब से लोन दिया जाता है 10 लाख तक, ठीक है, जिसके अंदर मशीन 35% के हिसाब से मैम क्या इसका अर्थ हुआ? मतलब इंटरेस्ट रेट इतना लगेगा इसके अंदर। मतलब अगर 10 लाख तक का लोन लेते हैं, स्टार्टिंग में इसमें 100% था, फिर 50% हुआ, फिर ये 35%। जो बैंक्स जो लोन देते हैं ना उसका है ये कैलकुलेशन। वो 35% अपने आप डिडक्ट कर देते हैं, वो देना नहीं पड़ता है। अच्छा, जो ठीक है, मतलब लोन लेता है। अच्छा, ठीक है। सरकार वो मतलब ये बैंक सरकार की तरफ से वो वहन किया जाता है? बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से वहन किया जाता है, जिसको बैंक्स ऑलरेडी इसको वो कर देते हैं माफ। तो इसके अंदर ठीक है, और इसके अंदर ये है कि सिंगल पर्सन भी इसमें कर सकता है, कोई भी करना चाहे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें जरूरी है कि कोई किसान ही हो या जो मिलेट्स उगाता हो आसपास हो वही कर सके। जो भी इच्छुक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट चाहता है, वो इस वाली स्कीम में आ सकता है। 18 ईयर्स से अबव इसका वो है क्राइटेरिया ज्वाइन करने का, है ना। और इसके अंदर एफपीओज हैं को भी इनिशिएट किया गया है। सिंगल जो पर्सन है, रूरल है, महिला है, उनको भी है, प्लस जो एसएचजीज हैं उनको भी ये लोन देता है। एफपीओज और एसएचजीज विमेन के लिए है, एफपीओज मोस्टली किसानों के लिए है। इनमें ये @ 40,000 पर पर्सन ये देता है। मतलब अगर 300 किसान हैं किसी एफपीओ में, तो अगर इसका लोन सैंक्शन होगा तो पर पर्सन 40,000 के अकॉर्डिंग 300 लोगों के अकॉर्डिंग बजट इसमें अलॉट होगा।
ठीक है ना। जी जी, आगे आपने बताया था कि किस तरीके इसका लोन मिलता है और किसान और क्या कर सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन एक दर्शक हैं, आइए बात करते हैं। विपिन है जिन्होंने हमें सागर मध्य प्रदेश से कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। हेलो विपिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? विपिन जी, क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही या फिर लाइन में कुछ गड़बड़ी है। विपिन जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप अपना सवाल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर दोबारा से आप हमें कॉल करें, हम ज़रूर आपके सवाल को शामिल करेंगे। और एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें ये सवाल व्हाट्सएप किया है, सुनील है राजस्थान से, और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये FPO का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये कहाँ कराएं और इसमें कितना खर्चा आता है? दोनों सुनील जी को मैं दोनों प्रश्नों को इस रूप में उत्तर देना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि किसी FPO में आप जुड़ जाइए, तो यहाँ जानने की बात है, मैं बहुत सारे FPO को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने कुछ सरकारी मदद नहीं ली, लेकिन FPO बना करके, चूँकि FPO बनाने से आप उत्तम तकनीक अपना पाते हैं, आप उत्तम क्वालिटी का बीज ले पाते हैं, अच्छी अपनी उपज को विपणन कर पाते हैं। सह्याद्री है, उसने कोई मदद नहीं ली, लेकिन FPO अपने कार्यों के माध्यम से अपने तरीके से इस तरीके से बिजनेस करता है कि आगे बढ़ता है कि वो अपने आप ही लाभकारी होता है। दूसरा बात आई आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन अगर आप कंपनीज एक्ट में कराते हैं तो तकरीबन करीब 40 से 45 हज़ार रुपया टोटल खर्चा लग जाता है। मैं टोटल खर्चे की बात कर रहा हूँ, इसमें रजिस्ट्रेशन की फीस भी होगी, हो सकता है आपको CA के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो ये टक लग जाता है। जहाँ तक कंपनीज एक्ट में है, सॉरी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में है, तो वो राज्यवार अलग अलग होता है, क्योंकि वो राज्य का कानून है, केंद्र का कानून नहीं है, लेकिन उसकी फीस बहुत ही न्यूनतम है। 2000, 1000, 400, 500, 600 इतना ही है फीस। जी, एक सवाल मिलेट पर आया हुआ है, वो हम ले लेते हैं। मैम, ये हमारी दर्शक हैं जिनका नाम है शरद पंत, इन्होंने शिमला हिमाचल प्रदेश से सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि अगर मिलेट्स के प्रोडक्ट वो बनाते हैं तो इसका बाजार कैसे क्रिएट करें, ख़रीदार कहाँ से ढूंढें, किस तरीके से, क्या इसमें भी सरकार की कोई योजना है, कोई स्कीम है जिससे उन्हें मार्केट लिंकेज मिल सके या बना मार्केट जो है वहाँ तक उनकी पहुँच आसान हो सके? मिलेट से बने प्रोडक्ट्स को लेकर जानना चाहते हैं। देखिए, मिलेट से जो भी प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे इस प्रोसेसिंग यूनिट में, आप देखिए, हाँ, या घर पे भी आप बना सकते हैं। इस चीज़ में सबसे पहले मैं अवेयरनेस ये भी देना चाहूँगी, मतलब बहुत ही कमर्शियल नॉमिनल बेसिस पे ये बन जाते हैं। उसके बाद में, और मार्केट अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो देखिए, गवर्नमेंट एक हद तक, मतलब उसकी भी एक लिमिटेशन है। जैसे राजीविका है, वो डिफरेंट फेयर्स के अंदर जाकर के एक ऑप्शन देती है कि मतलब आप अपना लगा सकते हैं, है ना, वो उस चीज को मोटिवेट करते हैं। साथ में अगर हम बात कर रहे हैं मार्केट लिंकेज की, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आजकल आप अगर किसी भी ग्रोसरी अच्छे स्टोर पर जाते हैं तो जो कंपनीज के हैं, जो बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं वो भी होते हैं, प्लस साथ में बेकरी वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो आप उधर भी ट्राई कर रहे हैं कि वो सब आपके लेना स्टार्ट कर दें। रूरल लेवल्स पे भी आप इसकी ट्राई कर सकते हैं। बस ये है कि पैकिंग इसके अंदर मेन एम्फेसिस रखता है, वो सब अच्छी होनी चाहिए, और आप इसको रूरल अर्बन जो शॉप्स हैं उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। वो तो मतलब थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा इनिशिएट खुद को भी लेना पड़ेगा कि आप क्या मार्केट स्ट्रेटेजी इसकी अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट भी है, जैसे राजीविका है, वो भी, या कई सारे एम्प्लॉयमेंट फेयर्स भी लगते हैं, वो उसमें एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं मौका कि वो आकर के लगाएं। प्लस अगर मार्केट प्रॉपर हम सेलिंग की बात करते हैं तो उसमें खुद जो है पार्टनर जो है उसको खुद को ही ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ता है। जी बिल्कुल मैम, आपने बताया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मंच हैं, लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करें। और डॉक्टर सिंह, मैं आपका भी इनपुट इसमें चाहूँगी कि FPO जो कि आप बता रहे थे कि FPO से बहुत नई जो रास्ते हैं, नए रास्ते खुलते हैं किसानों के लिए, और ये दर्शक यही जानना चाहते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ FPO मदद कर सकते हैं? इसके विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए अगर थोड़ा जैसे प्रयास करें, ONDC का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल भाषा में ये समझें कि बहुत आजकल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्मों को ये नेटवर्किंग करता है।
तो जैसे अमेजन है, ये है, वो है, आप लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। तो आप जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर डाल दें और उस प्लेटफॉर्म को ONDC दोनों तरफ से लिंक किया हुआ है। खरीदार वाले प्लेटफॉर्म को भी जोड़ के रखा है, बेचने वाले प्लेटफॉर्म को भी जोड़ के रखा है। तो आपको उसको डालना पड़ेगा, किसी थोड़ा जानने वाले से डलवा दीजिए उस पर, और खरीदार अपने आप खरीद लेंगे, पेमेंट भी ऑनलाइन कर देंगे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए डिजिटल युग है ये, और आज बहुत सारी चीज़ें तो ऑनलाइन ही बिक रही हैं और इसका बाजार भी हम देख रहे हैं, लगातार विस्तार इसका होता जा रहा है। एक दर्शक हैं मनोज सिंह है, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के बलिया से कॉल किया है। मनोज जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। हेलो मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी मनोज जी, अपना प्रश्न बताइए। हमारा प्रश्न मनोज जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। रखना है तो ठीक है, इनका FPO है और उसमें इन्हें CEO का अपॉइंटमेंट, CEO का अपॉइंटमेंट करना है। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, अगर आप भारत सरकार की योजना के अंतर्गत बनाए हुए हैं तो उसकी क्या करें जी, फिर से बताएं क्या कह रहे हैं मनोज जी आप? सहकारिता से बना है। अच्छा, हाँ, भारत सरकार की योजना जो है वो सहकारिता के माध्यम से भी है और कंपनी एक्ट के माध्यम से भी है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर 10,000 FPO बनाने की योजना के अंतर्गत आपका FPO है, तो आप ध्यान दें कि जो वहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कम से कम वो 12 पास होना चाहिए, और उसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग या कृषि से संबंधित कोई डिप्लोमा हो या अन्य अनुभव हो। चूँकि आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कंपनी के चलाने की जो रीढ़ होती है वो CEO ही होता है। तो आप इसको ना ध्यान दें कि कितना मिनिमम होना चाहिए, बस आप ये ध्यान दें कि वो आपको कौन अच्छे से चला सकता है। किसी को कृषि का ज्ञान है, किसी को जो है विपणन का, उसको आपकी उपज को बेचने का, प्रोसेसिंग का ज्ञान है। तो लेकिन ये और लिखने पढ़ने का भी थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को आप नियुक्त करें। आप ध्यान दीजिए, नियुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, किसी CBBO वगैरह की नहीं है। अगर कोई CBBO थोपता है तो आप उसके अनुसार मत जाइए। आपको जो ठीक लगे आप उसमें +12 मतलब 12वां पास मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ कोई ना कोई वो डिप्लोमा भी किए होना चाहिए जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन से संबंधित, या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी जी बिल्कुल। तो कुछ आपने बताया कि 12वीं पास होना चाहिए, मेन बात ये है, और इसके अलावा उसे व्यवहारिक ज्ञान हो, वो ज़्यादा बेहतर है, जो अच्छे से काम कर सके। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे FPO में जो सर हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पारदर्शिता और हो सकती है, जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जवाबदेही कहाँ होती है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ और साथ ही कैसे मिलेट्स का प्रसंस्करण कर सकते हैं, इससे कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आप फ्लैश में देख रहे हैं, साथ साथ हम आपके लिए यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं जहाँ से अपलोड करें। अब सर हम आपसे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा ब्रेक से पहले हमने ये बात थोड़ी सी की थी कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, और मन में ये सवाल उठता है, किसानों के मन में भी ये सवाल होगा कि अगर कोई ऐसी कंपनी बनती है तो उसकी पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि किसी तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर ना हो और किसानों का जो इंटरेस्ट है उसके साथ किसी तरह का समझौता ना हो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसानों को सजग भी रहना चाहिए। आपके जो सारे किसान के सदस्य होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक जनरल बॉडी है, और इसकी जब मीटिंग आप कराते हैं तो जनरल बॉडी मीटिंग होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस जनरल बॉडी में किसानों को जो भी डिसीजन लेना हो अपनी उत्पादन से संबंधित, विपणन से संबंधित, प्रोसेसिंग से संबंधित, जो कुछ व्यापार करना हो, चाहे वो ऑनलाइन करना हो, चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंजेस पर करना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट करना हो, उस पर साफ निर्णय लिए जाएं। और दूसरी बात हमारी ये कहना है कि आप ध्यान दीजिए, ये किसानों की कंपनी है, किसानों के लिए है। तो आपके जो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, आप ध्यान दें कि आप में से कोई अच्छा किसान जो थोड़ा जानकार भी हो, प्रगति की मार्ग पर आगे ले जा सके, उसको आप इलेक्ट कर लें, चुनाव कर लें। और ध्यान दें कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह भी इसमें होते हैं, वो एक कुशल आदमी हो और खेती किसानी को आगे ले जाना हो। उससे महत्वपूर्ण बात है, किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, जो सीईओ की नियुक्ति है वो इसकी रीढ़ है। सीईओ पढ़ा लिखा होना चाहिए, भले ही 2 पैसा आपको ज्यादा देना पड़े। अगर इस योजना में है तो 25,000 रुपया सरकार प्रति माह देती ही है, और गांव में 25,000 में अच्छा सीईओ आपको मिल जाएगा। वो शहरी क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को ध्यान रखें ताकि आपकी बिजनेस के कार्य को अच्छे क्योंकि देखिए सर, मुझे जो लगता है कि जैसे आपने बताया कि ये पूरी एक कंपनी है तो इसके अकाउंट्स भी होंगे, इसकी बैलेंस शीट भी होगी, तो ये सब तभी आप पारदर्शिता भी सुनिश्चित कर पाएंगे जब आप इन सब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। इसके लिए कोई दक्ष व्यक्ति ही रखें तो बेहतर रहेगा ताकि लंबे समय तक आपका एफपीओ सस्टेन करें। जी माफ करिएगा, एक चीज छूट गया उसमें से। सरकार आपकी एफपीओ को चलाने के लिए अकाउंटेंट रखने के लिए भी 10,000 देती है। तो हिसाब किताब रखना, क्योंकि अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराए हुए हैं तो आपको कंप्लायंसेस वगैरह सब करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की कंपनी है, थोड़ा सा भूल गए, देरी हो गई तो पेनाल्टीज वगैरह भी करना पड़ता है। तो सीए का भी फीस वगैरह भी देना पड़ता है। तो आपको एक अकाउंटेंट, जो कि सरकार उसका पैसा 10,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से देती है, उसको भी आप रख सकते हैं। सुभाष पाल हैं हमारे साथ एक दर्शक, आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुभाष जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है लाइन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो आप अपना सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाएं, कॉल फिर से करें या फिर व्हाट्सएप कर दें अपना सवाल, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। अब हम चमनदीप मैम के पास चलते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि कैसे बैंक से लोन लिया जा सकता है, किस प्रकार इस इकाई को स्थापित किया जा सकता है, और इसकी शुरुआत करने से पहले एक कहते हैं कि मार्केट रिसर्च आपको कर लेना चाहिए कि कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, बाज़ार कहाँ होगा, अगर आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें अभी दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए अगर कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहें कि जो एक टिक मार्क करने वाले पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम ध्यान में रखें किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले। हाँ, देखिए, हाँ, एक अगर हम बात करते हैं कि हमको किस तरीके से सक्सेसफुल कोई भी हम यूनिट लगाते हैं, बिल्कुल किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मेजर जो लगाना है कि हम रूरल में कितने % हमको हमारी चीज़ें सेल आउट करनी है और अर्बन में कितने % हमको हमारी चीज़ें सेल आउट करनी है।
देखिए हमारी पैकिंग एक बोला जाता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी एसएचजीज हैं लेडीज़ से रिलेटेड, जेंट्स से रिलेटेड, जो अब एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। तो आप जो भी मटेरियल है उसकी पैकिंग के ऊपर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। और एक ये है कि जो रूरल परिवेश है उसको भी आप किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं समझें कि हमारा तो बड़ी सिटीज़ में ही ज़्यादा अच्छे से बिकेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से कंपनीज के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ऐसे होते हैं, भले वो कंपनीज अच्छे के नहीं होते बट वो रूरल एरियाज में बिकते हैं ड्यू टू इट्स प्रॉपर पैकेजिंग, और न्यूट्रिशन लेवल तो अच्छा होता ही है। इसलिए आप ये ट्राई करें कि पूरा अच्छे से कवर करें अपना एरिया। और जैसे कि हमारे साथ जो सर है उन्होंने बताया कि हाँ, ई मार्केटिंग आजकल बहुत पॉपुलराइज्ड है, हम अपने फोन पर ही कर लेते हैं, तो उस चीज को तो हमें इंक्लूड करना ही है। और साथ साथ ये है कि हाँ, कि प्रॉपर ट्रेनिंग आप ले लेंगे, ठीक है, बजट का भी आपका हो जाएगा, बट जो मार्केटिंग जो लिंकेजेस है उस पर एम्फेसिस आपको सबसे ज्यादा हार्डली करना है। बहुत ही कीन रहना है आपको, नजर रखनी है कि कहाँ आप अपनी चीज को बेच सकते हैं। किसी भी चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है चलो वहां नहीं बिकेगा हमारा सामान, नहीं, आप इनिशिएट करें। और जब आप करते ही रहेंगे इनिशिएट, तो नो डाउट आपका, जब हम किसी रास्ते पे चल देते हैं तो अपने आप रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही अंत में कि अगर आप किसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं तो मंजिल तक कई तरह के रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे हमारे किसान प्रोत्साहित भी होंगे, वो भी प्रोसेसिंग यूनिट, खास तौर पर हम मिलेट की बात करें तो उससे जुड़ने पर विचार भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए और किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए। और सर अंत में मैं आपसे भी वही सवाल कि अगर एफपीओ से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु जो कम शब्दों में आप हमें बताना चाहेंगे। हाँ, मैं फटाफट 2-4 बिंदु कहना चाहूँगा कि किसानों को एफपीओ की उपयोगिता के बारे में ध्यान देना चाहिए। एफपीओ से कैसे लाभ होता है, सरकारी जो सहायता है वो तो है ही है, लेकिन अगर इस पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जल्दी से कि इसमें लोन की व्यवस्था है, लोन की गारंटी की व्यवस्था है। होता क्या था कि किसान की ज़मीन बंधक रख के या गारंटी मांग के या कोलेटरल मांग के किसानों को लोन बैंक नहीं देती थी। तो इसमें अगर 2 करोड़ तक का कोई प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो 1.5 करोड़ तक के लोन में आपको बैंक, भारत सरकार गारंटी दे देती है, आपको लोन मिल जाएगा विदाउट किसी और जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई यहाँ पर। सर चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। डॉक्टर SK सिंह हमारे साथ थे जिन्होंने एफपीओ के बारे में विस्तृत जानकारी दी और किसानों के सवालों के जवाब दिए। सर धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला हमारा विषय क्या होगा, अगले अंक का विषय क्या होगा, आइए डालते हैं उस पर नजर। हमारा अगला विषय होगा मटर की खेती और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर हम आगे आपको बताएंगे। हमारा जो अगला विषय होगा, अगले अंक का विषय, उस पर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें एडवांस में ही ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। और आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-06। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। चलते चलते एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, @DD किसान चैनल, ये हमारा ID है। और साथ ही इस QR कोड को स्कैन कर अभी के अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम यानी हेलो किसान के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। आज के एपिसोड को अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, किसी जानकारी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो वहाँ आप YouTube पर जाकर ये भी सुविधा हासिल कर सकते हैं। हेलो किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।